आपके पास आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आपके पास पिछड़ा वर्ग मंत्रालय था, और जो आप लोगों ने मोर्चा बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इस समय केपी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे आप ओबीसी समाज को, जो लाखों लोग वंचित होने जा रहे हैं नौकरियों से, उनको आप कैसे बचाएंगे, या आपकी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का है इस पर किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, ये बात भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, उसी लिए बना है। जहाँ तक सवाल आपने पिछड़े समाज के लिए किया, हर बार इसके साथ धोखा होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। पहली बार इन्होंने मीटिंगों में कहा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, पिछड़ी जाति से आता हूँ, मंच से माइक से बोला था। लेकिन पिछड़ों के अधिकार के साथ आपने देखा कि पिछड़ों का रिजर्वेशन मेडिकल में खत्म कर दिया। पिछड़ों की हिस्सेदारी आप थाने पे देखिए, ब्लॉक पे देखिए, तहसील पे देखिए, जिले पे देखिए, कचहरी में इनकी आबादी नहीं है। अब योजना बना करके ये लोग इस तरह चल रहे हैं कि पिछड़ों को वहां पहुंचा दिया जाए, ये सबसे पिछली लाइन में खड़े हों, दिखाई नहीं दे। इसको रोकने के लिए हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके पिछड़े समाज की आबादी 68% है। संविधान की बात करें तो 52% लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि आओ, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारी हिस्सेदारी लूटी जा रही है, जो हमारे पे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इसको हम सब लोग मिल करके एक साथ, अगर वेद पुराण की बात किया जाए तो उसमें मिलता है कि संघे शक्ति कलियुगे। जब कलयुग में संगठन में ही ताकत है तो फिर हम लोग संगठित होकर के इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ करके आओ सफलता हासिल कर सकते हैं। और 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे और बना करके हम लोग पिछड़ों का जो अपमान हो रहा है, इनके साथ हत्या हो रही है, इनके हिस्से लूटे जा रहे हैं, इनको भागीदारी नहीं मिल रही, उसको सुनिश्चित कराने का काम भी करेंगे। और जहाँ तक सवाल बीबी शर्मा का है तो आप ट्वीट देखिएगा, पहला ट्वीट ओम प्रकाश राजभर का था उनके ऊपर, और इस बात का मैंने पत्र प्रधानमंत्री को भी लिख के भेजा हूँ और पत्र गृह मंत्री को भी भेजा हूँ कि पिछड़ों के वोट के बल पे बनी हुई सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीपी शर्मा की जो रिपोर्ट लिख दी है, उस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि इनको आप किनारे लगा रहे हो। इस रिपोर्ट को आप खारिज करो, इनको न्याय देने की इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। मेरा जो काम था मैंने इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की भूमिका तो ये रहेगी कि हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा को सत्ता पर पहुंचाना चाहते हैं, जिससे गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को न्याय मिल सके। चाहे वो रोज़गार के मामले में हो, चाहे हमारे किसान को जो उसकी फसलों का उचित रेट नहीं मिल रहा, चाहे उसकी समस्या के बारे में हो, चाहे हमारे मजदूरों की समस्याओं के बारे में हो, चाहे हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हो। हमारी पूरी कोशिश है कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरे प्रदेश में सभी सीटों में चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके जीत करके सत्ता पर पहुँचे, और जो हमारे लोगों को आज़ादी के 77 साल बाद भी हक और अधिकार नहीं मिले, वो हक अधिकार उसको मिल सके। एक सवाल और सर, अभी आपने कई बार समान शिक्षा नीति की बात की है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम इक्वल एजुकेशन लागू करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 19 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला था समान शिक्षा नीति पर। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में थी, उसने भी इसको नहीं लागू किया, और विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दिया कि इसको एक समाजवादियों के लिए एक बेहतर अवसर आया है कि समान शिक्षा को लागू कर दें, जैसा कि हाईकोर्ट का डिसीजन था। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी जो है इस मुद्दे पर जो है न्यायालय की अवमानना किया और जनता के साथ धोखा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय ने फैसला किया, फैसला को थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फैसले का जो पहलू था वो एक समान शिक्षा का नहीं था, वो ये था कि अधिकारी का, नेता का बेटा भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े ताकि वहाँ की स्थिति को सुधार लाया जा सके। लेकिन सबसे समस्या बात है कि जो लोग जुडिशरी में हैं
वो भी समाज के अंग हैं, डिसीजन देते हैं और उसके बाद हम उसको मॉनिटरिंग कितना करते हैं, अपने ऊपर कितना उतारते हैं, ये भी देखने की बात है। जो माननीय न्यायालय का जजमेंट हुआ हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं बात उससे इतर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े आदमी का बच्चा भी, नेता का बच्चा भी, अफसर का बच्चा भी जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पढ़ें तो उनकी स्थिति सुधार। हम दूसरा क्वेश्चन आपका बात हम करें, हम ये कह रहे हैं कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाइए बड़े आदमी के बच्चे को, अफसर के बच्चे को, नेता के बच्चे को या और किसी को, ठीक है पब्लिक स्कूल में पढ़ाइए। गरीब का बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन सिलेबस जो हो वो एक समान पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई, चाहे वो एसी में बैठ के पढ़े, चाहे वो गर्मी में बैठ के पढ़े बच्चा, लेकिन पाठ्यक्रम में हम ये कह रहे हैं। और जब पाठ्यक्रम हो जाएगा एक, तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और देखिए हम लोग तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं या गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, उस पर तो गरीब का, मजदूर का और किसान का बच्चा पढ़ता है। जिसको हम पिछड़ा कहें या दलित कहें या अक़लियत कहें, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। जब बड़े लोगों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ें, सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ें, हाई स्कूलों में पढ़ें, तो निश्चित तौर पर उसका सुधार लाएंगे वो, जो माननीय न्यायालय ने फैसला किया। तो हम ये भी चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम उसके पहले पाठ्यक्रम एक, बोर्ड एक हो, हम ये चाहते हैं। एक सवाल और सर, जैसा कि आपने समान पाठ्यक्रम की बात किया, तो आप देख रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, वो लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और निजीकरण भी किया जा रहा है। तो हमारे देश की स्थिति है, अगर हम ये कहें कि आज हम जितनी बातें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज सबसे पहली तो ये लड़ाई है कि हम देश को बचाएं, देश की जो संस्थाएं हैं उन्हें बचाएं, देश की जो संपत्ति है हम उसे बचाएं। आज समस्या तो यहाँ खड़ी है। सारी सिस्टम, जैसे हम रोजगार की बात कहते हैं, जब रेलवे बिक जाएगा, रोडवेज बिक जाएगी, सड़कें बिक जाएगी, बीमा कंपनी बिक गई, सब कुछ जब बिक गया तो बच्चे को रोजगार कहाँ से होगा। और विडम्बना तो ये है कि जो सरकार का समर्थित आदमी है, अगर हम जो कहें कि हम भाई अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम इसी सरकार के साथ रहेंगे, ये समस्या उनके बच्चों के साथ भी आने वाली है, लेकिन वो नहीं सोच पा रहे। तो आज तो समस्या है कि किसी तरह से हम इस देश की जो संपदा है, जो सरकारी चीज़ें हैं, वो बच सकें, जो हमें बचाना नामुमकिन लगता है। लोगों ने मिलकर के जनमत दिया है उन्हें 24 तक के लिए, उत्तर प्रदेश में 22 तक के लिए, और 24 तक पुलिस और मिलिट्री को छोड़ करके शायद कोई संस्था बचेगी। जो उनकी आरएसएस का, जो बीजेपी की जो मेन थीम है, जो मैंने वहाँ भी कहा कि उनका यह मानना है कि अगर उन्हें शासन करना है तो 80% लोगों को अशिक्षित होना चाहिए, 80% लोगों को बेसिक नीड पर जिंदा होना चाहिए, सिर्फ उनके पास खाने को दाल और रोटी रहे, और बामुश्किल से, इसके आगे कुछ ना रहे। कोई उद्योग धंधे नहीं होने चाहिए ताकि गरीब रहें। अगर लोग खाएं पिएंगे, नौकरी करेंगे, पढ़े लिखेंगे तो इसके आगे सोचेंगे। इसलिए लोग रोजी रोटी पे ही उलझे रहते हैं, इसके आगे सोच ना पाए। ये उनका प्लान है और उसको लागू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CST समाज को क्या मैसेज देना चाहती है अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से? इससे पहले बहुत विस्तार से दोनों वक्ताओं ने, दोनों नेताओं ने, मुझे पक्के नेता लोगों ने अपने विचार दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आजकल एक मंदिर का मुद्दा बहुत जोर से प्रचलित हो रहा है, तो मैं उसमें कहना चाहती हूँ, उस ट्रस्ट में पिछड़े समाज के लोगों को क्यों नहीं रखा गया। जब ये मंदिर के लिए सहयोग का योगदान पूरे पिछड़े समाज ने दिया, तो उसमें पिछड़े समाज को ट्रस्ट में नहीं रखा गया, उनको रखना भी चाहिए।